हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे कि अर्थशास्त्र का एकदम प्रारंभिक टॉपिक कहा जा सकता है, या यूं कहें कि एक शुरू से अर्थव्यवस्था का परिचय जिसे कहा जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, और इसमें हम ये देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है और अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, पहले व्यक्ति अपना शिकार करके जीवन यापन करता था। जब भी उसको भूख लगती थी वह जंगल में जाता था, शिकार करता था। उसके लिए शिकार करने के लिए वह नुकीले पत्थर काम में लेता था। धीरे धीरे उसने देखा कि रोज मैं शिकार करने जाता हूं, उससे बढ़िया मैं पशुओं को पाल ही लेता हूं। जब जरूरत होगी तब मैं उसमें से किसी पशुओं को खाने के काम में ले लूंगा। उसके बाद आखेट युग के बाद पशुपालन युग आया। तो उस समय आजीविका का साधन पशुपालन था। पशुपालन के माध्यम से पशुओं से धीरे धीरे वह दूध प्राप्त करना सीखा। पशुओं के इसके अलावा पशुओं के मांस के रूप में उस मांस को उदर पूर्ति के रूप में काम में लेने लगा। फिर उसने कृषि करना प्रारंभ किया और विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाने लगा। तो उस समय आजीविका के साधन के रूप में कृषि काम में ली जाने लगी। वर्तमान में भी बहुत सारे लोग पशुपालन आजीविका के साधन के रूप में काम में लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने उद्योग में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े उद्योग हमारे यहां लगाए गए, कुटीर उद्योग हमारे यहां विकसित हुए, लघु उद्योग विकसित हुए, मध्यम श्रेणी के उद्योग हुए और बड़े बड़े उद्योग भी लगाए गए। उनमें लोग कार्य करने लगे। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़ी तेजी से औद्योगिक विकास होने लगा। उसमें लोग, कोई सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा था, कोई श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है, कोई प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है। एक तरह से वह उद्योग में कार्य करके भी आजीविका का प्रबंध करते हैं। जो प्रबंधन का कार्य करता है उसको वेतन मिलता है, उससे वो अपनी आजीविका चलाता है। जो श्रम करता है उसको मजदूरी प्राप्त होती है, उससे उसकी आजीविका चलती है। तो ये क्या है, आखेट युग की बात करें, पशुपालन युग की बात करें, कृषि युग की बात करें या औद्योगिक युग की बात करें, हर समय मनुष्य के आजीविका यानी मनुष्य को जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। इसी प्रकार से वर्तमान में कुछ लोग यातायात के साधनों के साथ आजीविका चलाते हैं। कोई ट्रक चला के अपनी आजीविका यापन करता है, कोई बस चला के आजीविका यापन करता है। कुछ लोग वर्तमान में सेवा सेक्टर में हैं। कुछ अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य करते हैं, कुछ डॉक्टर के रूप में लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में ऑडिट करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई न कोई कार्य करना पड़ता है और उस कार्य से उसको आय प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जो भी काम हम धन प्राप्ति की आशा से करते हैं, जीवन यापन की आशा से करते हैं, उसे आर्थिक कार्य कहा जाता है। तो और अर्थशास्त्र में इसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति के आर्थिक विचारों, आर्थिक सिद्धांतों, आर्थिक नियमों आदि का एक समृद्ध, ये सारी चीजें व्यक्ति की आर्थिक क्रिया किस प्रकार से करता है, उसका कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हुआ, कैसे आखेट युग से आज जो सेवा सेक्टर की तरफ व्यक्ति आ गया। इस आर्थिक क्रियाओं में, इन आर्थिक क्रियाओं से आर्थिक विचारों का जन्म हुआ। आर्थिक विचारों के आधार पर आर्थिक सिद्धांत भी बनाए गए, विभिन्न आर्थिक नियम बनाए गए। इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। यानी अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इन आर्थिक क्रियाओं के तहत विभिन्न सिद्धांत बनाए गए, अलग अलग नियम प्रतिपादित किए गए और
इस वजह से अर्थशास्त्र समृद्ध होकर, ये सारी आर्थिक क्रियाएं समृद्ध होकर वर्तमान में अर्थशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। अर्थशास्त्र का विषय का उल्लेख बहुत पहले हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में भी अर्थशास्त्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कृषि पाल्यम वाणिज्यम च वार्ता, ये शब्द हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है। कृषि पाल्यम वाणिज्यम च वार्ता, इसमें वार्ता शब्द से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड है कि कृषि के माध्यम से कृषि एक आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार से उद्योग एक आर्थिक क्रिया है, पशुपालन एक आर्थिक क्रिया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य, इन्होंने पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, इसके अलावा कृषि कार्य है, छोटे मोटे उद्योग धंधे, इन्होंने स्पेशली कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया था। अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे विचारक बाद में भी हुए हैं। आप देखिए दयानंद, ये हमारे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने आर्थिक निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। महादेव गोविंद रनाडे हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त हुए हैं, इसके अलावा एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने आर्थिक विचारों पर अपना कुछ लिखा है या वक्तव्य दिए हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में अगर हम देखें जो स्वतंत्रता के आसपास, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह है, ऐसे राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जे.के. मेहता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, आदि कई ऐसे आर्थिक विचारक हैं जिनके प्राचीन काल से ही आर्थिक विचार हम पढ़ते हैं और पढ़ने को हमको मिलते हैं। अब अर्थशास्त्र क्या है, क्या इसकी परिभाषा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो। देखिए, जहां तक अर्थशास्त्र की बात है, सबसे पहले चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र किताब लिखी गई और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में लिखा, विनिमय के बारे में लिखा, वितरण के बारे में लिखा, राजस्व के बारे में लिखा, उद्योग और व्यापार धंधे के बारे में लिखा, कितना व्यवसाय करना चाहिए, कितना आपको लाभ लेना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए, सारी चीज लिखी गई। पर उस समय अर्थशास्त्र अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं था। चाणक्य के जो ग्रंथ है उसको एक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है, भले उसका नाम अर्थशास्त्र हो। सही मायने में अर्थशास्त्र जो है वो 1776 में किताब लिखी गई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखी गई। वो किताब लिखने के बाद से ही अर्थशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। पुराने जमाने में अर्थशास्त्र होता तो था, पर वो राजाओं के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का ही एक पार्ट था, यानी राजनीतिक शास्त्र में ही कुछ ऐसी चीजें होती थी जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड होती थी, जैसे करारोपण से रिलेटेड होती थी, सरकार के द्वारा जो राजाओं के द्वारा जो खर्चे किए जाते थे जन कल्याण के लिए, उसमें अर्थशास्त्र की बात होती थी। राजाओं की आय और व्यय के बारे में अर्थशास्त्र की बात होती थी, परंतु पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय नहीं था। 1776 में जो किताब लिखी गई, ये किताब लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। सामान्य रूप से इस किताब को कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई। उस किताब के बाद अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ, तो इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है। बाकी अगर हम देखें तो उनसे पहले भी हमारे यहाँ काफी अर्थशास्त्र पर लिखा गया, पर वो चूंकि कोई धर्मशास्त्र के विषय में लिखा गया, जैसे आचार्य शुक्र के द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा राजनीतिक शास्त्र के रूप में लिखा गया। इसके अलावा और भी जो विचारक हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अपने जो विचार थे उसमें आर्थिक विचार अलग से दे दिए। प्योरली आर्थिक विचार किसी भी जो थे उनके पूरी तरह से आर्थिक विचार नहीं थे,
चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे भीमराव अंबेडकर की बात करें, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले है, एम.एन. राय है, सबके विचारों में कहीं ना कहीं आर्थिक विचार अवेलेबल थे, पर वो स्वतंत्र रूप से आर्थिक विचार नहीं थे। उनमें बहुत सारे विचार अलग थे, नैतिक विचार भी थे, सामाजिक भी थे, धार्मिक भी थे, इसके अलावा भौगोलिक विचार भी थे, राष्ट्रीयता से संबंधित विचार भी थे। इसी कारण से 1776 में जो किताब लिखी गई वेल्थ ऑफ नेशन, इसी वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो पहली किताब ऐसी थी जो पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र की ही किताब थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा की हम बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो, इस बारे में अलग अलग जो विचारक है उनमें बहुत अधिक मत विभिन्नता हम कह सकते हैं, बहुत सारी मत विभिन्नता है। कुछ विचारक ऐसे हैं जिन अलग अलग परिभाषा, एक है धन प्रदान परिभाषा, दूसरी है कल्याण प्रदान परिभाषा, तीसरी साधन सीमितता की परिभाषा, चौथी विकास प्रदान परिभाषा है, पांचवी परिभाषा को हम आवश्यकता विहीनता की परिभाषा कह सकते हैं। अलग अलग काम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने माना था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमको यह सिखाता है किस प्रकार से अधिक धन कमाया जाए। और उस समय जब एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तब यह माना जाने लगा कि जिस व्यक्ति के पास धन होगा वो ज्यादा सुखी होगा, जिस व्यक्ति के पास कम धन होगा वो कम सुखी होगा। क्योंकि एडम स्मिथ ने क्या था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमको यह बताता है कि किस प्रकार से धन कमाया जाए। और तत्कालीन समय में इन परिभाषा के आड़ में लोगों ने यह मानना चालू कर दिया कि जिसके पास ज्यादा धन होगा वो ज्यादा सुखी होगा, और इस वजह से लोगों ने क्या करने लगे, लोग किसी भी प्रकार इन प्रकार धन कमाने के लिए कार्य करने लगे। तब अर्थशास्त्र को एक घृणित विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। क्यों? कि लोग रिश्वत लेते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, क्या करते थे, मैं ज्यादा धन इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं सुखी हूं। क्यों? कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा वो ज्यादा सुखी होगा, ऐसा कहा उन्होंने नहीं था, पर फिर भी लोगों ने उसका अर्थ लगाया। उसके बाद मार्शल पीगू आदि ने एक नई परिभाषा दी जिसे कल्याण प्रदान परिभाषा के नाम से जाना जाता है। मार्शल वगैरह ने यह कहा था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के कल्याण का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के कल्याण का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से मनुष्य को सुखी बनाया जा सके, कैसे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो, कैसे व्यक्ति का कल्याण बढ़े। केवल धन बढ़ने से कल्याण नहीं बढ़ता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उसके जीवन में शांति हो, तब उसका बोलेंगे कि कल्याण बढ़ता है। तो मार्शल का यह मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और धन के साथ भी और ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो एक मनुष्य के कल्याण का एक भाग है। और पीगू कल्याण को मुद्रा रूपी पैमाने से मापते थे। उनका यह मानना था कि कल्याण जो है उसे मुद्रा से मापा जा सकता है। यदि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे व्यक्ति के पास धन बढ़ता है तो वो बोलेंगे कि वो उसका आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। इसके बाद में रॉबिन्सन, थर्ड जो है प्रोफेसर रॉबिन्सन थे, जिनको लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इन कल्याण प्रदान परिभाषा की भी आलोचना करी और उन्होंने एक नया विचार दिया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन सीमित है। हमारी आवश्यकताएं अनंत है और हमारे पास साधन सीमित है। हमारी आवश्यकता है, हमको कार भी ले ले, एक बंगला भी हो जाए, 10-5 प्लॉट भी हो जाए, हमारा अपना पर्सनल खूब पैसा हमारे पास हो, सोना भी हो, चांदी भी हो, हीरे हो, जवाहरात हो। हमारी इच्छाएं अनंत है और इच्छाएं, आवश्यकताएं अनंत है और उनके लिए साधन सीमित है। साधन तो है कम और आवश्यकताएं हैं ज्यादा। तो ये कहते हैं
प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं और सीमित साधनों के बीच व्यक्ति कैसे चुनाव करे कि वह कम से कम साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। अब आवश्यकताएं ज्यादा है तो कुछ आवश्यकताएं की तो पूर्ति की जा सकती है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि पैसा कम है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है कि मैं अपने कम पैसे को कैसे खर्च करूं कि मुझे संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो रॉबिन्सन ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच व्यक्ति किस प्रकार से समन्वय कर सकता है, किस प्रकार से चयन कर सकता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है, ये सिखाने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र है। इसके बाद आगे जो परिभाषा आई विकास प्रधान परिभाषा के रूप में जो हमारे यहां चला अर्थशास्त्र को, प्रोफेसर पॉल ए समिन्सन, उन्होंने अब अर्थशास्त्र को विकास केंद्रित परिभाषा दी। उनका यह मानना था कि ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिससे आर्थिक विकास ज्यादा हो वह अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र में हम आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में उन्होंने पॉल एम समिन्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पर ज्यादा बल दिया था। इसके बाद में प्रोफेसर जेके मेहता जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इन सब में उन्होंने आवश्यकता विहीन परिभाषा दी। यानी अर्थशास्त्र वह विषय है जो व्यक्ति में आवश्यकता की विहीनता की स्थिति प्रदान करने में मदद करता है। यानी अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को किस प्रकार से आवश्यकताएं की पूर्ति कर करके एक समय ऐसा आएगा जब उसकी और कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो चीज सिखाने वाला विषय जो है वो अर्थशास्त्र है। प्रोफेसर जेके मेहता की बात है, वो व्यक्ति को आवश्यकता विहीनता की ओर ले जाते थे। यानी अर्थशास्त्र में धीरे धीरे व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी और वह आवश्यकता विहीनता की ओर चला जाएगा। प्रोफेसर मेहता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और वो ये मानते थे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं कम से कम होती चाहिए, कम से कम व्यक्ति को परिग्रह करना चाहिए। शायद इसी संदर्भ में उनके द्वारा अर्थशास्त्र की इस प्रकार की परिभाषा दी गई। वर्तमान में अर्थशास्त्र की परिभाषा में हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट है एना कुत्सोयानिस, जिनको उनके अनुसार आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई जिसमें एक परिवार हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार व उसके उस व्यवहार का दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन करने की योजना बनाना है, जिससे एक क्षेत्र, एक देश और संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है। वापस देखिए कुछ सोएनासिस क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक उद्योग हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार तथा उस व्यवहार का दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने का एक मॉडल बनाना है, जिससे एक क्षेत्र हो सकता है, जिससे एक क्षेत्र, एक देश और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बनती है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। व्यक्ति एक समाज में रहता है, व्यक्ति एक परिवार में रहता है और एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में वो हो सकता है, एक उत्पादक फर्म के रूप में हो सकता है, एक उद्योग के रूप में हो सकता है, अथवा वह समूह में रह सकता है। उसमें वह किस प्रकार से आर्थिक व्यवहार करता है, समूह में किस प्रकार से एक व्यक्तिगत रूप में वह व्यवहार कैसे करता है, एक सामाजिक सदस्य के रूप में व्यवहार कैसे करता है, एक उत्पादक के रूप में, एक फर्म के रूप में उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्योंकि आवश्यकताएं तो अनंत है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित मात्रा में होता है और साधन न केवल सीमित है वरन उसके वैकल्पिक प्रयोग भी है। हमारे पास जो साधन है
उससे हम, हमारे पास पैसा कम है, उससे हम कार भी, मान लीजिए हमारे पास पैसा है, उस पैसे से हम खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं, कॉस्मेटिक भी ले सकते हैं, समाज सेवा पर भी खर्च कर सकते हैं, किसी को उधार भी दे सकते हैं, उससे मकान की मरम्मत भी करा सकते हैं, उससे कार में पेट्रोल भी भरा सकते हैं, पर इतना पैसा नहीं कि सारे काम कर सके। तो वही इन्होंने, तो ऐसी स्थिति में उसके पास चयन की समस्या हो जाती है कि मैं किस काम के लिए पैसा खर्च करूं, किस काम के लिए पैसा खर्च नहीं करूं। वही बात यहां आ रही है कि हमारे यहाँ साधन, आवश्यकताएं अनंत है और सीमित साधन है, और सीमित साधनों के साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से उन साधनों को व्यय किया जाए कि अधिकतम संतुष्टि हो, यह अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सरल शब्दों में हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो है व्यक्ति या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण, देखिए अर्थशास्त्र के बारे में हम बहुत सरल शब्दों में हम बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र व्यक्ति या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण चुनाव से होने वाली समस्याओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति या देश, इनकी आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है, तो इस वजह से इनको चुनाव करना पड़ता है। एक देश के सामने भी आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, तो चुनाव करना पड़ता है। सड़क बनाए, हॉस्पिटल बनावे, वेंटिलेटर बनावे, स्कूल खोले, या और कोई कार्य करे, नदी घाटी योजना बनाए। देश के साथ भी वही समस्या है जो व्यक्ति के साथ है। देश की भी आवश्यकताएं अनंत है, देश के पास भी साधन सीमित है। तो मेन रूप से अर्थशास्त्र में तीन चीज निकलकर सामने आती है कि अर्थशास्त्र में हमको क्या क्या चीज का अध्ययन करते हैं। तो पहली चीज देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर हम जो सबसे पहली चीज बात करते हैं, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहली चीज देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। दूसरी चीज, यानी अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य समाज में किस प्रकार से व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। और दूसरी चीज, अर्थशास्त्र में व्यक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है और देश का भी अध्ययन किया जाता है और उनके व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम नहीं करते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसकी राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम नहीं करते हैं, उसके धार्मिक क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र में पहली चीज, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। और दूसरा, अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की आर्थिक क्रियाकलापों का यानी आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। और तीसरी जो मेन चीज अर्थशास्त्र में आती है कि अर्थशास्त्र में असीमित आवश्यकताएं हैं पर साधन सीमित मात्रा में है। तो इन असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों में किस प्रकार से सामंजस्य का स्थापना किया जाए कि अधिक से अधिक आर्थिक कल्याण किया जा सके, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और कौन कौन सा क्षेत्र अर्थशास्त्र के लिए, इसमें विभिन्न इकोनॉमिस्ट में बहुत मत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ कहते हैं कि अर्थशास्त्र का ये क्षेत्र है, दूसरा कहते हैं अर्थशास्त्र का ये क्षेत्र है। तो बहुत ज्यादा अलग अलग इकोनॉमिस्ट का इस बारे में अलग अलग विचार है। हम यहां पर जॉन नेविलेकिंस ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का जो विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है उनकी चर्चा करना चाहेंगे, जिन्होंने न केवल अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया है वरन इनकी सीमाओं के बारे में भी उसमें चर्चा की है। यानी इन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करी है, उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करी और साथ में अर्थशास्त्र की जो कमियां हैं उसके बारे में भी चर्चा इन्होंने करी। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में अन्य विषयों से अर्थशास्त्र का संबंध और अर्थशास्त्र के नियमों में जो कमियां हैं उन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से बात करी है। तो देखिए इन्होंने अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र बताया है उस क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र के पहले दो पार्ट है। पहला इसका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो मेन पार्ट है वो समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में
उपभोग का अध्ययन करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं, विनिमय का अध्ययन करते हैं, वितरण का अध्ययन किया जाता है और राजस्व का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति उपभोग किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उत्पादन के सिद्धांत होते हैं, उपभोग के सारे सिद्धांत अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। जैसे उपभोग का नियम सम सीमांत उपयोगिता का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है, मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है। ये सारे के सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्पादन के जो भी सिद्धांत है, एक परिवर्तित सहित उत्पादन फलन है, जैसे जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। फिर समोत्पाद वक्र, दो परिवर्तित साधनों से उत्पादन फलन है। फिर पैमाने के प्रतिफल, जितने भी उत्पादन के सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। इसी प्रकार से विनिमय जो किया जाता है, विनिमय और वितरण के सिद्धांत है, जितने भी विनिमय के सिद्धांत है, जितने हमारी बात जो आती है, विभिन्न प्रतियोगिता होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वितरण में वितरण के सिद्धांत है, जैसे मजदूरी का सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत है, लगान का सिद्धांत है, ये सारे के सारे। और राजस्व में जितना लोक वित्त है, करारोपण किस प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सरकारी अनुदान क्या होता है, सहायता क्या होती है, इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम देखें, जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय व उत्पादन, राष्ट्रीय आय व उत्पादन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये समग्र अध्ययन है। अभी बात करेंगे हम कीमत स्तर का अध्ययन इसमें होता है, रोजगार से संबंधित समस्या है, बेरोजगारी से संबंधित समस्या है, आर्थिक विकास से संबंधित समस्या है, सामान्य कीमत स्तर हो सकता है, आर्थिक विकास से संबंधित, यानी पूरी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी चीज होगी उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत हो सकता है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक फर्म का अध्ययन हो सकता है, एक उद्योग का अध्ययन हो सकता है, एक परिवार का अध्ययन हो सकता है, एक फर्म का अध्ययन हो सकता है, एक व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है, एक उद्योग का अध्ययन हो सकता है, एक देश का अध्ययन हो सकता है, एक राज्य का अध्ययन हो सकता है। तो जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहलाएगा, और जब हम समग्र का अध्ययन करते हैं, जोड़ का अध्ययन करते हैं, सभी का अध्ययन करते हैं, टोटल्स का अध्ययन करते हैं, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे हम राष्ट्रीय आय की अध्ययन करते हैं तो राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की आय होती है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। इसके अलावा हम उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं तो रोजगार व उत्पादन पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। इसके अलावा आर्थिक विकास की बात करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। इसके अलावा वितरण के समष्टिगत सिद्धांत भी होते हैं, जिसमें सरकार मजदूरी नीति का घोषणा करती है, आयात निर्यात नीति की घोषणा करती है, वो सब जो चीज पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है वो समष्टि में होता है। हम इसका अलग अलग पक्ष देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यष्टि और समष्टि शब्द कहां से आया। देखिए, सबसे पहले 1933 में 1933 में सबसे पहले एक रेगनर फ्रिस नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं। रेगनर फ्रिस नाम के जो अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहां से आया। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले 1933 में रेगनर फ्रिस के नाम के इकोनॉमिस्ट ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, ये शब्द कहां से आए, व्यष्टि कहां से आया। ये एक्चुअली ग्रीक भाषा के दो शब्द थे। ग्रीक भाषा के एक शब्द था माइक्रोस और एक शब्द था मैक्रोस। माइक्रोस का अर्थ था व्यक्तिगत और यहां का अर्थ था सामूहिक। ग्रीक भाषा के जो दो शब्द है माइक्रोस और मैक्रोस, वहां से ही माना जाता है कि माइक्रोस से बना है माइक्रो और मैक्रोस से बना है मैक्रो।
अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो, इसके बारे में एक मैनकीव नाम के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट में वो क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यवसायिक फर्में निर्णय लेते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यवसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में किस प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं। क्या कह रहे हैं मैनक्यू? मैनक्यू कह रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो ये बताता है कि कैसे व्यक्ति व व्यवसायिक फर्म निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में अंतःक्रिया करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था में फैली हुई संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि कैसे व्यक्ति व व्यवसायिक फर्में सामूहिक अंतःक्रिया करते हुए निर्णय लेते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि पहले से ही आपको बताया कि एक माइक्रो शब्द से व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ। माइक्रो जो ग्रीक वर्ड था माइक्रो से बना, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक फर्म का, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ये एक बताता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा कीमत को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदी जाती है, एक फर्म के द्वारा किस प्रकार से कीमत को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है, एक उद्योग के द्वारा किस प्रकार से कीमतों को ध्यान में रखते हुए अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। ये चीजें व्यष्टि अर्थशास्त्र में होती है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई के रूप में एक व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है, एक परिवार का अध्ययन हो सकता है, एक फर्म का अध्ययन हो सकता है, एक उद्योग का अध्ययन हो सकता है, एक राज्य का अध्ययन हो सकता है और एक देश का अध्ययन हो सकता है। कहने का तात्पर्य इसमें व्यक्तिगत इकाई, पूरे विश्व की तुलना में भारत एक व्यक्तिगत इकाई है और पूरे भारत की तुलना में राजस्थान एक व्यक्तिगत इकाई है। देश में जितने भी परिवार है उसमें से हमारा परिवार एक व्यक्तिगत इकाई है। देश में इतने लोग हैं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो वे व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा। तो ये जो सिद्धांत है व्यष्टिगत सिद्धांत, वो कीमत सिद्धांत के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अधिकतर निर्णय कीमत के आधार पर लिए जाते हैं। एक उत्पादक कीमत को देखकर ये देखता है मैं अपना उत्पादन अधिकतम कैसे करूं, एक फर्म ये देखती है कि मैं अपना लाभ अधिकतम कैसे करूं। इसी प्रकार से एक उद्योग के द्वारा निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना लक्ष्य रखा जाता है। तो सारे के सारे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब आप देखिए वितरण की अगर बात आती है तो आप देखिए मजदूरी दर, वितरण के सिद्धांत में भी कीमत का निर्धारण, कीमत को ध्यान में रखा जाता है। मजदूर, एक उत्पादक ये देखता है कि मैं कितनी मजदूरों को कीमत दूं, मजदूरी कितनी दूं कि मेरा लाभ अधिकतम हो, ब्याज किस प्रकार से मैं दूं। तो वहां पर भी वो क्या करते हैं, श्रम की मजदूरी का निर्धारण है, वो भी कीमत को देखते हैं। पूंजी का ब्याज का निर्धारण है, उसको भी कीमत को देखकर किया जाता है। इसी प्रकार से भूमि को जो लगान दिया जाता है, भवन पति को जो किराया दिया जाता है, प्रबंधक को जो वेतन दिया जाता है, साहसी को जो लाभ दिया जाता है, इन सभी का प्रतिफल कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत क्लियर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन जो है वो आंशिक भी हो सकता है और समग्र भी हो सकता है। आंशिक का मतलब है ये जो है माइक्रो पार्शियल हो सकता है और माइक्रो टोटल हो सकता है। इसको माइक्रो पार्शियल बोलेंगे।
और माइक्रो टोटल। माइक्रो पार्सल पीआर और माइक्रो टोटल। अब देखिए आंशिक कैसे, जब हम अन्य सभी चीजों को स्थिर मान लें, जैसे किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा गिरती है, हम अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानकर केवल कीमत में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करेंगे, तो वो आएगा आंशिक अध्ययन। और ये अगर हम सभी चीजों में परिवर्तनशील माने, अन्य सभी चीजों को भी परिवर्तनशील माने, उसके बाद कीमत में परिवर्तन की वजह से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो वो अध्ययन आएगा माइक्रो टोटल। तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो आंशिक भी हो सकता है और समग्र अध्ययन के रूप में भी हो सकता है। एक वस्तु की कीमत परिवर्तनशील है और हम अन्य साधन जैसे उपभोक्ता की आय परिवर्तनशील नहीं रहती है, अन्य वस्तु की कीमतें परिवर्तनशील नहीं रहती है, सरकार की नीति परिवर्तनशील नहीं रहती, अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानकर केवल कीमत में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो वह आंशिक अध्ययन कहलाएगा। और समग्र में परिवर्तन हो उसके बाद अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आएगा माइक्रो टोटल कहलाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कीमत, व्यष्टिगत जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंदर कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अगर हम अध्ययन करें। अब देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि अन्य सभी तत्व स्थिर है, ठीक है, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत को स्थिर मान ले, अन्य सभी आर्थिक चरों को स्थिर मान ले, तो ऐसा अध्ययन हम करेंगे तो लगाएगा व्यष्टि स्थितिकी। व्यष्टि स्थितिकी क्या है, जैसे देखिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है, अन्य सभी स्थिर इस समय जो परिवर्तन देखिए, यानी व्यष्टि आर्थिक स्थितिकी से तात्पर्य ऐसी स्थिति जिसमें परिवर्तन तो है पर परिवर्तन जो है वो एक समय बिंदु पर स्थिर है, तो उसको बोलेंगे व्यष्टि स्थितिकी। यानी अन्य सभी, जैसे हम एक कैमरे से फोटो खींचते हैं, हमारे में परिवर्तन तो है, हमारे में मूवमेंट तो है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम हम जो जैसा है वैसा ही उस फोटो में दिखते हैं। सिमिलरली जब सभी आर्थिक चर को स्थिर मानकर अगर संतुलन का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यष्टि स्थितिकी। अगर दो स्थिर संतुलनों की आपस में तुलना करें, जैसे एक संतुलन ये है दूसरा संतुलन ये है, तो इसको बोलेंगे व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। जब दो स्थिर संतुलनों की आपस में तुलना करें, ये संतुलन E1 से E2 पर कैसे गया इसकी अध्ययन हमको नहीं करना है, केवल दो स्थिर संतुलनों की आपस में तुलना की जाती है तो उसको तुलनात्मक स्थिति कहते हैं। और जब परिवर्तन के साथ परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे E1 से E2 तक परिवर्तन हुआ, किस मार्ग से होकर गुजरा, इसका भी अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं व्यष्टि प्रावैगिकी। तो अगर समय के आधार पर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि स्थितिकी हो सकता है, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी हो सकता है और व्यष्टि प्रावैगिकी भी हो सकता है। क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप में नहीं है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं कि व्यष्टि माइक्रो स्टैटिक जो स्थितिकी है, प्रावैगिकी और तुलनात्मक जो है, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, उसमें आप इसको और ज्यादा समझ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, जैसे मैक्रो का मतलब विशाल, टोटल, तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें योगों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एग्रीगेट का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रत्येक इकाई का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे हम समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे हम आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत करते हैं, रोजगार का हम सिद्धांत करते हैं, देश की बचत दर का अध्ययन करें, देश की बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करें, देश की गरीबी की समस्या का अध्ययन करें, देश के आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करें, आर्थिक वृद्धि और विकास स्तर का अध्ययन करें, मुद्रास्फीति और मंदी का अध्ययन करें, तो ये सारे के सारे अध्ययन विशाल स्तर पर होते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं।
तो ये जो विषय होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, जनरल अध्ययन किया जाता है, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंज। देखिए अब समष्टि अर्थशास्त्र कब आई, 1936 में एक किताब लिखी जेम मेनार्ड कीन्स ने। उन्होंने किताब लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा। उससे पहले समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता था, बहुत ज्यादा महत्व उसका नहीं था। 1930 में जब महान मंदी आई, उस समय यह महसूस किया जाने लगा कि अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत स्तर पर देखने से अर्थव्यवस्था का कल्याण संभव नहीं है। तब जेएम किन्स ने जो किताब लिखी 1936 में, उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार को समग्र पर ध्यान देकर रणनीति बनानी चाहिए, तभी हम अर्थव्यवस्था से मंदी, स्फीति, बेरोजगारी, अल्प रोजगार संतुलन, इन सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके बाद बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा जाने लगा। गार्डन एकले नाम के जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वो ये लिखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। क्या कहते हैं गार्डन एकले, क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी विमाओं से है। यह व्यक्तिगत अंगों की विमाओं के बजाय आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकार, प्रकृति, आकृति व कार्य करने का अवलोकन करता है। इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र वन का अध्ययन है, न कि उन पेड़ों का जिससे वन बना है। क्या कह रहे हैं गार्डन एकले, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों का आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी दिशाओं से होता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य और विमाओं के बजाय आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकार, आकृति व कार्य करने का अवलोकन करता है। इस रूपक को बदलने पर यह पूरे वन की विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों से स्वतंत्र जिनसे कि वन बना है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक कारक के रूप में संपूर्ण जिसमें इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, पूरे टोटल्स का जो अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र भी दो प्रकार का हो सकता है, एक पार्शियल हो सकता है, आंशिक समष्टि, और एक समूह। अगर हम अन्य चरों को स्थिर मानकर कुछ चरों में परिवर्तन से जो कुछ चरों में ही परिवर्तन, अन्य सभी चरों में को स्थिर मानकर एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आंशिक समष्टिगत अध्ययन। यदि हम सभी चरों को परिवर्तनशील मानते हुए अध्ययन करते हैं तो वो आएगा आपका जो आएगा समष्टिगत कुल अध्ययन। इसी प्रकार से समय के आधार पर भी समष्टिगत अध्ययन को वही 3 प्रकार से बांट सकते हैं। यदि हम एक अन्य सभी चरों को स्थिर रखकर एक स्थिर संतुलन का अध्ययन करते हैं तो आएगा समष्टि स्थितिकी। यदि अन्य चरों को स्थिर रखकर 2 स्थिर संतुलनों की आपस में तुलना की जाए तो आएगा समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। और जब परिवर्तन आर्थिक चरों में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन के पथ का भी अध्ययन किया जाए तो आएगा समष्टि प्रावैगिकी, जिसका अध्ययन मैंने आपको बताया कि अलग से वीडियो है जिसमें आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पूरी अर्थव्यवस्था में विनियोग का स्तर क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार से विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को हल किया जाता है, कैसे आर्थिक असमानता को दूर किया जाता है, राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से मापा जा सकता है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या कठिनाइयां आती है, इन सारी समस्याएं जो कि पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। थैंक यू।